अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हस्बे मामूल हाज़िर ख़िदमत है। हस्बे ज़ायक़ा और हस्बे क्या कहें, नया नाम मैंने सोचा था आज, वो ज़हन से निकल गया है। और हस्बे मामूल ही रहे, हस्बे ज़ायक़ा ही रहे और हस्बे आदत। और लेकिन आज कुछ लोगों की आदतें हैं, ये बदलेंगी आज। कुछ लोगों की जो पुरानी बचपन की आदतें हैं, वो कुरेदने का इरादा रखते हैं, इमदाद हुसैन शहज़ाद साहब, तो वो हम उस पे भी बात करेंगे। आज आपने जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासत आप देख रहे हैं, उसमें एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह तौर पर आज नज़र आ गई है कि खबर आप देख रहे हैं कि अमरीकी जो है, वो अड्डे छोड़ के भाग गए हैं, रातों-रात के अंधेरे में चले गए हैं। और इमरान खान की जो पॉलिसी इस कॉन्टेक्स्ट में थी अमेरिकन के साथ, वो कोई अच्छे नताइज दे रही है। उससे नाराज़गी ज़रूर अपनी जगह है, लेकिन दूसरी तरफ गवादर का जो फ़ेज़ 2 है, वो पाकिस्तान में आपको पता है गेम चेंजर के तौर पर है। वन बेल्ट, वन रोड। और गवादर अगर डेवलप हो जाता है और डीप सी का आपको पता है एक वाज़ेह तौर पर है, बंदरगाह ऐसी नहीं है। दूसरा आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर जहाज़ों से ही आना हो, तो कितना लंबा सफ़र है, तो वो चाइना शायद मेंटेन नहीं कर पा रहा, लेकिन वो ज़मीनी रास्ते इस तरह है कि ये यूरोप की तरफ और हमारे आस-पास जितने ममालिक हैं, चाहे ईरान ले लें, इराक ले लें, अफ़गानिस्तान ले लें, पाकिस्तान ले लें, कि यहाँ इनका आपस में एक राब्ता बरकरार हो जाए और उस पे काम चल रहा है। तो अच्छी कोशिश और काविश है, हम समझते हैं बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएँगी। ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं करूँगा आज जो कि तैयारी बहुत की हुई है इमदाद हुसैन शहज़ाद साहब ने और वो ज़िक्र किया था रहमान मलिक का यहाँ लंदन के अंदर जहाँ फ्लैट है उनके और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जहाँ वहाँ ठहरा करती थी या गई थी, जब बुलाया गया था नवाज़ शरीफ ने आपको बताया था कि इनकार कर दिया था जब मिसाके जमहूरियत या मिसाके वैसे हमें चार्टर ऑफ लुटेराइज़्म, चार्टर ऑफ तबाहीइज़्म और चा अपना चार्टर ऑफ खिलवाड़। खिलवाड़िज़्म का नाम ये मज़ाकन कह रहा हूँ बेसिकली वो एक मुआहिदा ऐसा था कि जिसमें आपस में तय हो गया था, बारियाँ आपस में तय होंगी। तो पहले एक की बारी, फिर दूसरे की बारी। हम एक-दूसरे की पैंटें उतारेंगे, बातें करेंगे, लेकिन अंदर से हम एक-दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे और बारियाँ अपनी पूरी करेंगे और इसीलिए फिर आपको पता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 18वीं आइन की तरमीम के ज़रिए जो की गई, वो इस बात का सबूत है। केयर टेकर सेटअप जो लाना है, उसका तरीक़ाकार तय कर दिया गया आइन में। फिर इलेक्शन कमीशन जिसने इलेक्शन सारा प्रोसेस तरतीब देना है, उसका तरीक़ाकार तय कर दिया गया। इसी तरह चेयरमैन नैब का जो तरीक़ाकार था, वो भी जाने वाला और आने वाला आपस में बैठकर चेयरमैन नैब को मुंतखब करेंगे। यानी जिन बड़े इदारों ने ये सारा काम करना है, उसमें बंदर-बांट का तरीक़ाकार ये उसी वक़्त तय हो गया था। तो 18वीं तरमीम में कई आर्किटेक्ट थे, तो कई ऐसे थे जो शामिल बाजे थे। उन्हीं में कुछ लोगों में एक शामिल बाजा कह दें या कह दें कि उन लोगों में जो एक फैसिलिटेटर था जो आगे-पीछे भाग रहा था और पनामा का केस की इब्तिदा जो है अगर एफआईए में रहते हुए उन्होंने शुरू की और लेके फाइलें दबा दी और उसका सबूत आपके सामने रखते हैं, वो फाइलें दबा दी गई। वरना तो ये जो इमरान खान ने इस मामले को टेक अप किया, वरना तो ये मामला टेक अप ही ना होता। इसी तरह जरदारी साहब के हवाले से जब शोएब निसार ने एफआईआर की जाली अकाउंट्स केस की 2015 में, वो भी दबा दी गई आपको पता है। वो तो चीफ जस्टिस मामले जस्टिस साकिब निसार साहब ने उस मामले को स्लैकनेस इन एफआईए प्रोसीडिंग को शुरू किया, तो उससे फिर नताइज मिले और आपके सामने अब जो सारी चीज़ें नहीं जो आपके फ्लैट्स आ रहे हैं पिंक रेजिडेंसी पता नहीं क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, वो सारी आप लोगों के सामने आपको अंदाज़ा हो चुका है इस बात का। और आपके सामने ये सारी चीज़ें इसलिए रखते हैं ताकि हालात और वाक़यात किधर जा रहे हैं। बहरहाल छोड़ते हैं इस बात को, आते हैं हमारे मेन टॉपिक हमारा आज रहमान मलिक है। रहमान मलिक की बचपन, जवानी, लड़कपन, बचपन, जवानी, फिर शादी-ब्याह, सियासत और उस पे बात होगी। जी, इमदाद हुसैन शहज़ाद साहब
क्या रखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हज़रत सिद्दीक साहब, आपको और आपके मुखलिस और प्यारे नाजरीन को इमदाद हुसैन शहजाद का लंदन से मोहब्बतों भरा सलाम। हज़रत सिद्दीक साहब, आपने खासी लंबी और अच्छी गुफ्तगू से तमीद बांधी है। आपको याद है कि अब अपने इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ जाऊँ, आपको याद है कि हमने इससे पहले अपने एक प्रोग्राम में गुज़श्ता 2 हफ्ते पहले ये ब्रेकिंग की थी कि अशरफ गनी जो है वो भागने वाले हैं और उनको दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। और मैंने शेर भी पढ़ा था, 2 गज ज़मीन ना मिली कुएं यार में। बिल्कुल। तो अब वो जो आपने अभी बताई है सूरत-ए-हाल, और लोग देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पे, बलग्राम से और दूसरे जो हैं अमरीकी, वो अपने अड्डों से जहाँ से भाग रहे हैं। अच्छा, उसके साथ बड़ी मुख्तसर बात ये है, इस पे एक पूरा प्रोग्राम करना चाहिए आपको। इंशाल्लाह कल या परसों इस पे प्रोग्राम करेंगे अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पे। और वो जो एब्सोल्यूटली नॉट वाला जो इमरान खान ने नारा दिया है, वो तो अब उनको खुद भी अड्डे छोड़ने पड़ रहे हैं। वो अपने असली अड्डे छोड़ रहे हैं, तो अब उनको अड्डे देने वाली बात तो बहुत इंतहाई अहमकाना बात होती ना। और ये जो लोग उनका डिफेंड कर रहे हैं, खुद ही डिफेंड कर रहे हैं, उन्हें मांगे ही नहीं है जी, वो मांगे ही नहीं जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਜੀ? ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ के दसिया अमरीकी सफीर ने कान चके ऐसी मंगे ही नहीं। अच्छा, ये फजूल मतलब मुल्क की सालमियत पे ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, सबको मुत्तहिद होना चाहिए। ये तो एक अलहदा से टॉपिक है जिसपे हम बात करेंगे। अशरफ गनी कब भाग रहा है ये भी आपको बता देंगे इंशाल्लाह। एक रात पहले बता देंगे कि आज रात को भाग जाएगा, चले, ये भी आपसे वादा रहा। ठीक है जी। अच्छा, और वो आने वाले चंद मतलब दिनों की बात है। आपने ये बात असल में, हमने जो ये कौन वादा किया, हमने वादे पूरे करे ना, तो दोस्तों के वादे फरमाइशें पूरी कर रहे, हसबे जायका वो फरमाइशें पूरी कहते, आज ये हमें मतंजन खाना है, हम मतंजन दे देते हैं। वो कहते जी आज हमें वो जो है वो बिरयानी खानी है, तो वो वाली बिरयानी नहीं, हम उनको सही असली वो मतलब मजेदार बिरयानी खिलाते हैं। अच्छा, तो आपने बात की रहमान मलिक, पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब। हमने ये बात की थी, अपने नाजरीन को याद होगा। उसमें कुछ एतराज़ात भी थे, लेकिन हमारा मकसद वो नहीं होता किसी पेशे की तजलील करना। हाँ, अलबत्ता अगर कोई नाई जो है वो चौधरी कहलवाना शुरू करे, उसमें हम जरूर बात करते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड बता देना कि चौधरी बना कैसे। हम ये तो नहीं कहते कि वो नाई क्यों था। अच्छा जी, वो रहमान मलिक साहब का जो बैकग्राउंड है, आज आपने उस पर मुझसे सवाल पूछे थे, तो मैंने उसमें खासी जो है ना, नाजरीन ने भी पूछे तो तैयारी की। रहमान मलिक साहब एक ऐसे ओहदे पे सियालकोट से जब ये आए, तो ये एक दायरा बनाया था, आपको याद होगा जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में, जो पाकिस्तान से लेबर जाती थी ना ओवरसीज में, और ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात वगैरह पे, उनके प्रोटेक्ट करने के लिए एक अदारा बनाया गया था, जिसका नाम शायद प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन था। और जी वो बिल्कुल प्रोटेक्टर ऐसा ऑफ है। इमिग्रेशन का काम ये होता था कि वो जो है उन लोगों को प्रोटेक्ट करे जो बैरून मुल्क मजदूर काम करते थे। कल कला को उनकी कोई डेथ हो जाती है या कोई जख्मी हो जाता है या कोई हादसा हो जाता है, तो उनको वो प्रोटेक्शन मुहैया करते थे, और उसके लिए एक फीस थी। जो एक प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टर का एक स्टिकर लगवाना पड़ता था पासपोर्ट पे, या स्टैंप लगवानी पड़ती थी, और लोग वो एयरपोर्ट पे एक अदारा था प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन वालों का, जो उसको चेक करता था। और जो नहीं लोग, उसमें बड़ा माल बनाया लोगों ने, वो लोग आते नहीं थे लगवा के, एयरपोर्ट पे रोक लेते थे, कहते 4500 का आया तो चल तू 2000 फड़ा, चल बह जा जहाज, मेरे बनाए होते सारे। उस दायरे में कराची एयरपोर्ट पर रहमान मलिक, जो पहले नाइयों का काम करते थे हमारी इतला के मुताबिक, और थे मतलब, वो क्या इसमें शक वाली बात है। गुलकार मोहम्मद रफी जो थे, वो भी उनके वाले साहब, उनके भाई वगैरह भी जाम थे अंदरून बाटी के दौर में। तो इसमें शर्म वाली बात नहीं है। तो वो वहां पे असिस्टेंट जो है ना, वो ऑफिसर जो होते हैं, असिस्टेंट ऑफिसर वहां एक भर्ती होते थे, जिसका ओहदा जो है वो पंजाब पुलिस के एएसआई के बराबर होता है। यानी उसका जो 5वां या 7वां स्केल होगा शायद, मेरे ख्याल में, जो एएसआई का होता है। आजकल शायद वो ग्रेड बदल गए। तो रहमान मलिक साहब को वहां भर्ती किया गया। तो रहमान मलिक साहब की बड़ी ये ख्वाहिश थी, हमारे जराये ने बताया, कि ये कस्टम में चले जाए या इमिग्रेशन में चले जाए। तो ये हर वक्त कराची एयरपोर्ट पे वो कस्टम के दफ्तर में बैठे रहते थे, और आमतौर पे लोगों को भी कस्टम का एहलकार क्या कर डराते धमकाते थे और उनसे पैसे बटोरते थे। ये इनका तरीका वारदात था। इसी दौरान एक साहब थे, उनका नाम था एस के महमूद। और एस के हाँ, एस के महमूद थे महमूद। वो। एस के महमूद साहब एक बहुत बड़े ऑफिसर थे सरकारी, और वो कहीं जा रहे थे अच्छा, इनके बारे में ये हुआ कि वो कराची से कहीं जा रहे थे बैरून मुल्क। तो उनको जो है अचानक कुछ डॉलर्स तब्दील कराने की जरूरत पेश आ गई। तो वो जब वो गए वहां पे, वो उसके काउंटर पे, तो वहां बंदा मौजूद नहीं था। तो रहमान मलिक साहब वहां खड़े थे। तो इन्होंने उनको पेशकश की कि जनाब क्या मसला क्या है। इनको इनको भी बड़े गाह का आदमी है ना,
तो इन्होंने जांच लिया कि ये बंदा जो जरूरतमंद है और कोई बड़ा अफसर है, वो जरा ब्यूरोक्रेट साहब को पता उनका जरा वो मतलब रख रखाव ऐसा होता है कि पता चल जाता है कि ये कोई ब्यूरोक्रेट है, ठीक है जी। तो वो इन्होंने उनको कहा कि जी मसला उनका डॉलर तब्दील कराने का, मैं करवा दूंगा जनाब, तो गल ही कोई नहीं, फिक्र ही ना करो। सॉरी। ये करवा दें, इन्होंने करवा दिए। और उन्होंने कहा ये पैसे ले लें, उसके पैसे जो पाकिस्तानी रुपीज से। इन्होंने कहा जाएं जी, आप जापान जापान कहाँ जा रहे हैं, तो आप आ जाएं। तो आप वो SK महमूद है ना, उन्होंने कहा जी वो मैं ले लूंगा, कोई बात नहीं, पैसे आपसे कोई बात नहीं, आके आप सफर का मामला कहीं आपको जरूरत पड़ सकती है तो आप चलिए ना। इन्होंने चापलूसी से उनको इस तरह से उन्होंने उनको वापस जब वो आए तो उन्होंने राब्ता किया। यार वो वहाँ एक रहमान होता है, रहमान नाम था ना, माना माना आया तो माने को पता करो, तो पता किया तो उन्होंने कहा जी उसको फोन के बताओ कि भी वो पैसे दे जाए आगे। ये पहुंच गए उनके घर में, उन्होंने जाके कहा, जाते ही इन्होंने कहा इनको, ये असल में मशहूर है बाजियों वाले। अच्छा बाजियों वाले। अच्छा इन्होंने वो बाजियों ने ये वाकया सुनाने लगा हूं। इन्होंने जाते ही उनकी बेगम साहबा को कहा, ओ अच्छा बाजी, तुसी तो मैंने इंज लगता जिवें मेरी भैन हो, है जी। इन्होंने उनको बाजी बना लिया। अच्छा जब वो अच्छा। चाय वाय, हमारे जराये बताते हैं, करीबी जराये बताते हैं SK महमूद साहब के, उन्होंने कहा कि जब चाय वाय पी तो उन्होंने कहा जी ये पैसे मैंने वो $500 या $1000 चेंज करवाया था, आप पैसे ले लें। लो जी, कमाल करते हैं आप, बहन के घर से भी कोई पैसे लेता है? वारदात ही है ना, पुराने वारदात। उनका बहन के घर से भी कोई पैसे लेता है? वो छोड़े जी छोड़े, वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, चले गए। उसके बाद इन्होंने उनके साथ मरासम बढ़ाने शुरू कर दिए। उनकी वाइफ को वो उनके जराये जो हमें बताते हैं, खुद साख्ता साला बन गए उनके, ठीक है जी, खुद साख्ता साला बन गए। और उनको इन्होंने कहा कि देखिए मैं बड़ा मस्कीन आदमी हूँ, तो आप एक मेहरबानी करें कि मेरी कोई मतलब तरक्की शरक्की कोई इस तरह कोई सिलसिला बनाए। इसी दौरान जो SK महमूद साहब इंटीरियर सेक्रेटरी बन गए वफाकी। ये आज मैं आपको हकायक लेकर आया हूँ बड़ी दूर से, ठीक है जी, वो बता रहा हूँ। आप प्रोग्राम जरा नाजरीन को सुनना चाहिए कि ये बने कैसे और ये पैसा इन्होंने कमा। अच्छा कहते हैं कि वो बता रहे थे मेरे जो सोर्सेज हैं, कह रहे हैं कि ये बाजियों वाले तो हैं, लेकिन एक औरत को इन्होंने बहन नहीं बनाया। वो जो रिची है, क्या नाम है उसका, सिंथिया रिची को, सिंथिया रिची, सिंथिया रिची। सिंथिया रिची को, ठीक है ना जी, सिंथिया रिची को इन्होंने बहन नहीं बनाया। उसके अलावा सबको बाजियां बनाते रहे, जहां देखा मफाद वहां बाजी बना ली। अच्छा उसके बाद वो वफाकी सेक्रेटरी इंटीरियर बन गए SK महमूद साहब। तो शरीफ आदमी थे, उन्होंने इन्होंने जाके गड़गड़ा के कोई कहा कि जनाब मुझे मेहरबानी करें तो मुझे वो तो ASI का जो मैंने ये पहले इसलिए सारी बातें बता देता हूँ कि ताकि आपके जहन में रहे। ASI का ओहदा जो होता है, फिर ASI से वो इन्होंने डेपुटेशन करवा ली उनके जरिए SK महमूद साहब के FIA में। हमने आना असल में वहां पर है ना कि FIA में कैसे पहुंचे, पैसा कैसे बनाया, फिर वफाकी वजीर दाखिला कैसे बन गए। अच्छा अब जो आ जाते हैं जी, वो वापस जो इनकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरीके से FIA में आ जाऊं और वहां से मैं फिर जो है यहाँ कस्टम में चला जाऊं, तो इनकी वो दिली जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। तो इनको उन्होंने जनाब FIA में उन्होंने तैनात करवा दिया असिस्टेंट इंस्पेक्टर के ओहदे पे। फिर ये इसी तरह चापलूसी करते करते ये असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। अच्छा इस दौरान क्या होता है कि जो आपको याद होगा एक और भी वाकया हुआ था। नाहीद खान के जो वालिद थे ना, नाहीद खान जो बेनजीर भुट्टो की हाँ 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 हाँ। पॉलिटिकल सेक्रेटरी थी, उनके वालिद साहब एक रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है ना। अच्छा ये भुट्टो का दौर चला गया, अब आ गया जियाउल हक का दौर। जियाउल हक के दौर में भुट्टो ने नाहीद खान के वालिद की एक रिक्रूटमेंट एजेंसी थी, जिसमें बड़ा आपको पता उस जमाने में माल बंद एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, तो वो उन्होंने बंद कर दी थी। अच्छा वो ऐसे बंद कर दी थी, जो आए थे जब उनका इक़्तिदार आया जियाउल हक का, यही जुलाई का महीना था 1977 में। तो उन्होंने वो सारी वो जितने ये फ्रॉड किस्म की एजेंसियां थी उन्होंने बंद कर दी थी, लाइसेंस सस्पेंड कर दिए, कैंसिल नहीं सस्पेंड कर दिए थे। ये इसलिए मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर जब ये आते हैं तो फिर ये क्या करवाते हैं नहीद खां के साथ, ये हमने बताना है। तो वो जब ये वापस जब आई नहीद खां, वो जो बाहर चले गए, वो उसके बाद वो सुना ये भी है कि उनके वालिद गिरफ्तार भी हुए, फिर वो जला वतन हो गए, बेनजीर भी चली गई। वो फिर वापस जब आए तो ये उस दौरान में अपने जो है ना बड़े पर फैला चुके थे अच्छे खासे, क्योंकि ये आपको पता है ये तो डबल गेम चलने वाले बंदे हैं ना, डबल क्रॉस करने वाले। तो ये अपने जियाउल हक के हल्कों में भी अपना जो है ना एक असर रसूख बना चुके थे। तो इन्होंने आते ही नहीद खान को कहा, बाजी वो ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं थी, वो ਤੁਹਾਡੀ एम्प्लॉयमेंट एजेंसी थी वो बंद हो गई थी, तो मैं तुमको ठीक करवा देना, सारा मसला हल करवा देना ਤੁਹਾਡਾ। इन्होंने उनका जो ना वो जो लाइसेंस था ना वो बहाल करवा दिया, और उसके बदले में इन्होंने उनके साथ ज़ाहिर मरासम उसी तरह इस्तवार कर लिए जिस तरह ये बाजियां बनाया करते थे। अच्छा जब उनके साथ मरासम इस्तवार हो गए तो उन्होंने फिर इनकी मुलाकात बेनजीर भुट्टो से भी करवाई। बेनजीर भुट्टो से मुलाकात के बाद तो फिर इनके लॉटरी निकल आई। उसके बाद ये FIA में डिप्टी डायरेक्टर हुए। इन्होंने फिर अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए रहमान मलिक साहब ने
जो कि पेशे से वहाँ हुज्जाम थे सियालकोट में, अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए एक कार्रवाई डाली मियाँ नवाज शरीफ के वालिद के ऊपर। ठीक है जी, मियाँ नवाज शरीफ के वालिद को वहां से वो एम्प्रेस रोड से घसीटते हुए ले गए, उनको बिला वजह वो हाँ बीमार, हाँ हाँ। उनकी टांग में दर्द था और ये उनको घसीटते हुए वहां से लेकर गए, जिसका नाराजगी का इजहार आखिर दम तक जो है वो मियाँ नवाज शरीफ करते रहे। और वो उनके घर जाकर मिसाके जमहूरियत साइन करने के लिए भी तैयार नहीं थे लंदन में। तो उसके बाद ये जनाब अपना इन्होंने ये सिलसिला उनके साथ इस्तवार कर लिया, और जैसे ही उन्होंने ये सिलसिला इस्तवार किया तो उसी जमाने में फिर आपको एक याद होगा, नाजरीन को भी याद होगा कि वो आ गया, क्या नाम है उसका, सद्दाम हुसैन का जो दौर है, सद्दाम हुसैन पे पाबंदियां लगी, तो सद्दाम हुसैन ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, आपको याद है, ऑयल फॉर फूड। ठीक है जी, ऑयल आज फॉर, किया था कि ठीक। अच्छा, ये ऑयल फॉर फूड के ना बेनजीर भुट्टो भी जो है ना वो उनका भी ये, उनका भी बड़ी जी वो बड़ी लीडर होंगी, यकीनन होंगी, हैं भी हैं, हम मानते हैं जमहूरियत के लिए उनकी बड़ी खिदमत थी, लेकिन वो जमहूरियत की आड़ में जिस तरह ये डाके मारते हैं ना ये लोग, उसमें भी हम पर्दा उठाते रहते हैं ना साथ साथ। तो इन्होंने एक लाइसेंस दे दिया, उन्होंने परमिट दे दिया बेनजीर भुट्टो को, सद्दाम हुसैन ने। ठीक है जी, सद्दाम हुसैन ने एक परमिट दिया जिसका नाम था ऑयल फॉर फूड। वो देते थे, वो कहते थे हमें खाना दे दो और हमसे आप तेल ले लो। ठीक है, अब बेनजीर भुट्टो तो वो ले नहीं सकती थी डायरेक्टली। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इनकी खिदमत ये हमेशा पेश रहते थे ना, मैं हाजिर हाँ जी, तुसी काम दसो बस, ठीक है ना जी, दसो किनू चुकना है ते किनू फड़ना है ते किनू कितों माल बनाना है, वो यही हाजिर रहते थे। इन्होंने क्या किया कि बेनजीर भुट्टो के साथ मिलकर उनके फ्रंट मैन के तौर पर, ये तारीखी बात है, ये आपको दस्तावेज मिल जाएंगी, ये मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनके साथ मिलकर तो वो ले लिया परमट का, वो सारा मामला संभाल लिया, सांबू बन गए उनके। जब उनके सांबू बने तो मामला चलते 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 फिर वो आपको पता है, फिर ये सेट हो गए एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ, उनका नाम था नसीरुल्लाह बाबर। आपको याद है नसीर? हाँ बिल्कुल आ गया, ठीक हो गया। उनके साथ ये सेट हो गए, अब ये वहां पे हैं। नसीरुल्लाह बाबर को भी एक जो है ना बहुत बड़ा जो है ना शगफ था, जो उन्होंने जिसमें करोड़ों बनाए, अरबों बनाए, वो था वो जो गंदारा आर्ट्स होता है ना, उसकी स्मगलिंग करते थे उनका वो और उनका खानदान। ठीक है जी, गंदारा आर्ट्स वो जो नायाब मूर्तियां उधर सूबा सरहद में, और वो जो है क्या उसको कहते हैं बुद्धा की और इसकी वो सारी चीजों की स्मगलिंग करते थे। इसके लिए भी इन्होंने अपनी खिदमत पेश कर दी, क्योंकि टिंडे करने वाले थे ना, टिंडे तो हमेशा तैयार रहते थे ना टिंडे करने के लिए। तो इन्होंने वो अपनी खिदमत पेश कर दी। जब इन्होंने अपनी खिदमत पेश कर दी तो उसके बाद वो उन्होंने इनको नवाजना शुरू कर दिया। उन्होंने इनको फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करते एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA बना दिया। जब उन्होंने इनको एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA बना दिया तो इन्होंने फिर खूब माल कमाया। फिर वो सारा माल यहाँ इन्होंने लंदन में मुंतकिल किया। लंदन में मुंतकिल करने के बाद इन्होंने यहाँ प्रॉपर्टियां खरीदी, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खरीदे, बड़ी चीजें खरीदी, और उसके बाद जो है ना वो ये माल बनते बनते वो फिर वो बेनजीर के साथ फिर वफाकी। अच्छा, अब सवाल हम जो उठा रहे हैं ना आज के इस प्रोग्राम में, शायद आपका प्रोग्राम का टाइम कुछ लंबा ना हो जाए, वो सवाल ये है कि आपको याद है कि बेनजीर भुट्टो जब पाकिस्तान गई हैं तो उनकी तमाम तर सिक्योरिटी और तमाम तर मामला के जिम्मेदार जो थे वो रहमान रहमान मलिक। मलिक है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने देखा, आप क्या बता सकते हैं मुझे, ये नाजरीन में से कोई हमारी निशानदेही कर सकता है? मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक उसके बाद उन्होंने कभी भी जो है वो रहमान मलिक ने उनके साथ सफर नहीं किया, ये उनके साथ नहीं बैठते थे, किसी जगह भी उनके साथ नजर नहीं आए, ये कराची से लेके उनकी शहादत तक ये किसी जगह नजर नहीं आए। तो ये भी आमतौर पर ख्याल जाहिर किया जाता है कि डबल क्रॉस चल रहे थे, और इन्होंने जो है वो सियासी ताकतों के साथ मामला तय किए हुए थे कि जो बेनजीर के कत्ल का जो मौजूद बनी, और बाद में जो है इसके बाद ये सारा मामला आ गया। एक बाजी जो उन्होंने नहीं बनाई उस पर हम बात करते हैं, और उसके साथ ही जो है वो अपना वो जो केस चल गया, वो आई जो अमेरिकन वो जो थी बेचारी, उसको फिर दबाया गया, आज तक उसके सिंथिया रिची। रिची रिची जो है, हाँ जी, रिची के साथ इन्होंने ज्यादती करने की कोशिश नहीं बल्कि कर ही दी, सुना हमने। ठीक है ना जी, तो उसके बाद ये इनकी स्टोरी है जनाब, ये इनके सारे वाकयात हैं जो मैंने आज अपने नाजरीन के सामने एक तारीखी दस्तावेज की सूरत में रखे हैं कि इन्होंने जो है वो किस तरह से माल बनाया, किस तरह से वो कौम को लूटा, और आज तक लूटते आ रहे हैं। और अब जो है वो गुलाबी सी, कभी हरी सी, कभी वो सी टाई लगा लेते हैं और वो आ जाते हैं, और अंग्रेजी इनकी बिल्कुल पैदल है, वो और अरबी अरबी से भी बिल्कुल पैदल है। कौमी असेंबली में कुल अल्लाह नहीं सुना सके थे, जो छोटे छोटे बच्चे भी याद कर लेते हैं। तो ये तो इनकी सूरत हाल है, दिमागी भी और इनकी लूट मार की दास्तान भी। ये आज हमने सारा मामला जो है ना अच्छा अच्छा, एक बात बताऊं, एक बात जो बड़ी जबरदस्त आप
देखें स्टार्ट हुए गालिबन आपने बताया बार्बर से, बाल काटने वाले से, फिर ये सब इंस्पेक्टर आए, सब इंस्पेक्टर यानी जितना भी अगर करें, एडिशनल डायरेक्टर एफआईए भी लगा लें, तो तनख्वाह कितनी की होगी? उससे तो खुद गुज़ारा ही मुश्किल से होगा। सवाल ये है कि जो यहाँ लंदन के अंदर यहाँ प्रॉपर्टियाँ खरीदी, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में, ना पीपल्स पार्टी के अपने दौर में और ना ही अब रहमान मलिक की उन जायदादों का हिसाब-किताब क्यों नहीं हुआ? वो कैसे खरीदी? पैसा कहाँ से आया डबल उनके पास? डबल क्रॉस, मैंने तो आपको बताया डबल क्रॉस। आपने अपनी लीडर को शहीद करवा दिया। आप उसकी सिक्योरिटी के जिम्मेदार थे। आप उसके उसको हिफाजत नहीं कर सके। आपने उसके जो जितनी वो क्या उसको कहते हैं मुखबरियां की, थड़ा दिया। थड़ा देने वाले की भी कभी इंक्वायरी हुई है सर? मुझे ये बताएं आप। थड़ा देने वाले की कभी इंक्वायरी नहीं होती सर। थड़ा देने वाला मुखबर जो होता है ना, मुखबर, मैं आपको आज एक बात बताऊं, मुखबर जो होता है ना, उसको कभी पुलिस कुछ नहीं कहती, कभी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उससे उन्होंने काम लेना होता है। बल्कि आने वाला जो एसएच होता है वो आपको याद है, आप तो कानूनदान है, आने वाला जो एसएच होता है, पीछे वाला एसएचओ आने वाले को बता के जाता है कि हमारे मोहल्ले में फलां 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 जो है ना हमारा बंदा है। और ये आपको किताब पढ़े, आईजी रहे हैं अपना इस्लामाबाद के ताहर आलम साहब, उन्होंने किताब ताहिर लिखी हुई है आलम। कहानी, मुखबर कहानी, हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने वो किताब लिखी हुई है मुखबर कहानी, आप पढ़े कि मुखबर का क्या किरदार होता है। तो ये इनका रहमान मलिक का किरदार जो है हमेशा मुखबर का रहा है, ये मुखबरियां लेकिन करते रहे। एक बात याद रखिएगा, हमारे पुलिस के निज़ाम में या इसमें मुखबर तो बड़ा एक घटिया-सा आदमी होता है, कि जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ यानी खोज लगाना या हालात ढूँढ के लाना, लेकिन वो मुखबर का रोल कभी भी पॉज़िटिव नहीं रहा और वो हमेशा नुकसान पहुँचाने वालों में, ल ल लोगों से सौदेबाज़ी करने में, तो मुखबर तो हम नहीं समझते कि वो अच्छे लफ्ज़ों में इस्तेमाल याद किया जाता है। मलिक साहब को सर क्या उनसे अच्छे लफ्जों में याद किया जाएगा? मुझे ये नहीं, नहीं बताएं। नहीं, वो तो बहुत ही दूर तक की बातें जा रही है, लेकिन मुखबर इस तरह इतने अमीर बनते नहीं है जितने ये अमीर बन गए हैं रहमान मलिक। बन जाते हैं सर, कई मुखबर बन जाते हैं, वो ये इस तरह बनते हैं ना। देखिए, एक तो वो मुखबरी कर रहे होते हैं, दूसरा वो जो दूसरी पार्टी होती है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके साथ भी हमदर्दी कर रहे होते हैं। अच्छा, जब उसके साथ देखे ना, वो जो थड़ा देने वाला बंदा होता है ना, मैं बताऊं आपको, वो उसी वक्त कामयाब होता है जब उसकी मकतूल के साथ दोस्ती हो। जब उसकी दोस्ती नहीं होगी तो किस तरह थड़ा देगा? उसको पता है किधर जा रहा है, किधरों आ रहा है। अ ठीक है, अच्छा, उस अच्छा, दोस्ती के लिए वो एक बात और बताइएगा, रहमान मलिक की आपने प्रॉपर्टी कौन-सी जगह बताई थी ज़रा, अगर आपको याद है ज़रा वो ज़िक्र कीजिएगा? प्रॉपर्टियां हैं, ये तो वो प्रॉपर्टियां, इन्होंने एक साउथ हॉल लंदन में एक होटल भी बनाया था, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है आजकल। उसका नाम स्पाइस विलेज है, पहले कुछ और नाम था। वो इन्होंने एक होटल भी बनाया था। इनके एक बहनोई है डॉक्टर साहब, ठीक है जी, वो मैं बावजूद उनका नाम नहीं ले रहा, वो यहाँ लंदन में मशहूर आदमी है, साउथ हॉल के इलाके में, ईलिंग के इलाके में वो डॉक्टर है। और ये आमतौर पे ये जाहिर करते हैं कि ये जो भी मैं होटल खोल रहा हूँ, रेस्टोरेंट, सब में इन्होंने सब में खरीदे हुए हैं। तो ये जो जितनी भी प्रॉपर्टियां लंदन का टॉप मोस्ट एरिया जो अजमेर रोड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वहां पर इन्होंने खरीदी हुई है। और ये कहते हैं आमतौर पे कि ये जो प्रॉपर्टियां हैं, ये तो प्रॉपर्टियां इनकी डिक्लेयर्ड है ना, जो मैं कह रहा हूँ अजमेर रोड वाली, लेकिन ये जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, ये अपने बहनोई के नाम पे और अपने दोस्तों के नाम पे जाहिर करते हैं। अच्छा, कभी भी कोई मामला हो जाता है, कभी कोई वाकया हो जाता है, तो उस वक्त ये सामने आ जाते हैं। कोई मतलब हादसा हो जाता है, एक दफा आग लग गई थी वहां पे, उस वक्त ये सामने आ जाते हैं। तो लेकिन जब कभी उसको ओन करने की मौका आता है, तो उस वक्त ये कह देते हैं कि जी मैं वो जी अपना। अच्छा, एक नहीं, और अब आपको बड़ी यही मैं एक सवाल रख रहा हूँ, इमरान साहब। देखिए आपके यहाँ आपको पता है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट या वेल्थ के हवाले से अगर बात हो, तो यहाँ के इदारे बहुत तेज़ हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी बड़ी क्लैरिटी के साथ काम करती है। तो अभी तक यहाँ इनकी इन जायदादों के बारे में नेशनल क्राइम एजेंसी ने या बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया। सर जी, रहमान मलिक के बारे में ये भी एक आम तासर है कि ये देखे ना, मैं फिर वो वापस अपनी बात पे आऊंगा कि जब मोहतरमा के कत्ल में आपने थड़ा दिया हो, तो आप इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के कितने करीब हो। आपको पता ही है, आप जितनी भी बातें मुझसे करते हैं, कल भी बात हमने की थी, मैंने कहा कानून में बड़ी लचक है। असल में इनका जो दोस्त होता है ना, जहां मैं बैठा हुआ हूँ, इनका इस एस्टेब्लिशमेंट का जो दोस्त होता है वो अल्ताफ हुसैन होता है, वो रहमान मलिक होता है। तो उनके बारे में ये कुछ नहीं करते। उनके देखिए, पिछले दिनों इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो था, अच्छा, यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस इंतहाई संगीन जुर्म समझा जाता है, लेकिन उसमें अल्ताफ हुसैन के मामले को दबा दिया गया। ये अपने दोस्तों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। और ये मैं मतलब बरमला भी कह सकता हूँ,
और ये दुनिया के सामने भी है कि अपने दोस्तों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो रहमान मलिक साहब के बारे में भी ये एक आम तासर ये है कि ये एक इस तरह के मोहरे हैं कि जिनको बरकरार रखना उनके अपने मुफाद में भी है और वो इनको छेड़ना भी नहीं चाहते। वो ये अच्छा आप जो बात कर रहे हैं ना जी, वो छोटी-मोटी प्रॉपर्टियाँ वो ये जो मतलब वो तो उनको नज़र में फ़ौरन आए। जिन मैं अर्ज़ करता हूँ यहाँ पे देखें ना ऑफशोर कंपनियाँ बनी हुई हैं। अच्छा रशियन इन्वेस्टमेंट है, बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने अनडिक्लेयर्ड वेल्थ के ज़रिए यहाँ प्लाज़े खड़े किए हुए हैं। अच्छा जी वो जो मियाँ नवाज़ शरीफ के बेटों ने जो मशहूर है वो ट्विन टावर बनाए हुए हैं। तो ये उनको कुछ नहीं। दूसरी बात ये है कि इनके जो मुंशी होते हैं ना सर, जो इनके अकाउंटेंट होते हैं जैसे सागडार टाइप बंदे, वो भी क्रिमिनल होते हैं ना कोई रास्ता निकाल के रखते हैं वो। वो कोई ना कोई चीज़ ऐसी दिखा के वो फड़या तो हमारे जैसा गरीब आदमी जाता है ना, वो कहते पहली चोरी पहला पा, है जी, वो पकड़ा जाता है। तो ये इनके जो रास्ते होते हैं, इनके अकाउंटेंट, इनके जो मुंशी होते हैं, उन्होंने निकाले होते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा बार-बार कि ये मोहरे होते हैं और मोहरों को नहीं छेड़ा करते वो लोग। जैसा कि मैंने आपको कहा चलिए। कि पुलिस वाले जो होते हैं वो मुखबिर को तंग नहीं करते, उसकी छोटी-मोटी सिफ़ारिशें भी मानते हैं, उसके कहने पे बंदे भी छोड़ देते हैं और उसके उसके जो छोटे-मोटे जराइम होते हैं, उनसे भी वो सरफ़े नज़र करते हैं। बहुत कुछ सख्त अफ़सर आ जाए, क्योंकि जुआखाना बंद कराओ यार मास्टर दर्जी दा, वो लोहारी में एक मास्टर दर्जी मुखबिर हुआ का। तो वो बहुत सख्त, तो वो भी कोई बेचारा आता है, वो 2-4 हफ़्ते करता है, उसके बाद उसको पता चलता है इसके बगैर तो गुज़ारा ही नहीं है, तो इसको तो छेड़ा ही नहीं जा सकता। ठीक है ना जी, इसलिए तो हमें आके बताना होता है, तो अगर इसको पकड़ के अंदर दे दिया, ये जेल चला गया, साहिवाल जेल चला गया, तो खबरें कौन देगा हमें? ठीक है ना जी, तो ये इस किस्म की सूरत-ए-हाल है ना सर। चलें हम इमदाद साहब, हमारा वक़्त काफ़ी लंबा हो गया है। रहमान भाई के बारे में हमने और बातें भी बहुत यानी जो लोग कह रहे हैं कि आप जो आपका जिसकी आपकी एक्सपर्टी है, सारा टब्बर चौर है और उसकी कीमत भी पूछी जा रही है कि किताब की कीमत कितनी रखनी है आपने और कब रही है? ज़रा वो भी बता दें ताकि प्रोग्राम हम ख़त्म कर दें। दोबारा से अर्ज़ कर देता हूँ, कीमत के बारे में तो ये है, चूँकि हमारा मकसद जो है वो कोई माली मनफ़त नहीं है। हमारा मकसद तो है लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, इनके करतूतों से पर्दा उठाना। कीमत मामूली होगी, 15-20 पाउंड जो यहाँ और पाकिस्तान में भी जितनी एक किताब की अभी वो नाशिर से बातचीत हो रही है, वो बताएगा कीमत क्या रखी जा सकती है। हम तो ये कोशिश करेंगे कि वो कीमत जो है वो किसी ऐसे जो है वो ज़रिए से जो उसकी तबाद जो है उसको हमने मुनाफ़ा तो रखना नहीं, तो बात के पैसे पूरे हैं तो हम लोगों को वैसे ही देंगे ताकि ये दस्तावेज बन जाए। हर बंदा जब अपने घर में लाइब्रेरी में दाखिल हो तो वो ऐसे करके निकाले मेरा सारा टब्बर चोर है और वो पढ़ना शुरू कर दे, ओ लो जी, ठीक है जी। वो बस ये इस तरह की, तो लेकिन इंशाल्लाह उसकी एक कीमत तो यकीनन वो दुनियादारी होगी और वो आने वाली है इंशाल्लाह। 1 महीने के अंदर-अंदर जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो किताब जो है वो मुकम्मल हो जाए। असल में पाकिस्तान से वो फ्लाइट्स बंद हैं, वो उसके लिए हमें वो उसका जो फ्रेट का इंतज़ाम करना है, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो शायद कुछ थोड़ा और टाइम लग जाए, लेकिन जल्द से जल्द वो किताब इसका जिसका अनुमान है सारा टब्बर चोर है। अनुमान बड़ा पसंद किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं जी वो नहीं अनुमान बहुत देखना, पसंद किया है। चीज़ रह ना जाए। हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कोई चीज़ रह ना जाए। ठीक है ना जी? एक-एक बंदे का जो है ना आपका आपके सामने वो पर्दा रखेंगे, चाक करेंगे। पर्दे तो ख़ैर अल्लाह की ज़ात रखती है, सबके हम भी रखते हैं, लेकिन जब चोर डाकू, चोर नहीं, चोर तो मुझे लोग कहते हैं आप बहुत छोटा-सा लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। चोर तो आते थे, वो चोरी करते थे, पोटली बनाते थे, अंदाज के अंधेरे में पोटली लेके ऊपर से छलांग लगा देते थे। ये तो डाकू हैं, सामने से आते हैं, सामने से लूटते हैं और फिर डटाई के साथ देखिए ना आजकल एक फिर इन्होंने परसों इन्होंने मिन्नतें की हैं 3 दिन पहले। आज वो इनका एक चमचा जो है राना सनाउल्लाह है जी, वो झूठों का आईजी है जनाब अली। अच्छा, वो ये कह रहा है जी नहीं जी नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ ने ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। अच्छा नहीं कहा तो भाई हम कहते हैं नहीं कहा होगा। लेकिन जब पाँव नहीं पकड़े, पाँव नहीं पकड़े। पकड़े हैं, तो शलवार शलवार क्या कहते हैं यूनिफ़ॉर्म होती है ना जी, वो तो ठुड्डा, वो पाँव पकड़ने तक पहुँचे, ठुड्डा मारते हैं, ठुड्डा बहुत सख्त होता है, उनका बूट जो होता है, वो बड़ा सख्त होता है, वो तो आप तो अच्छा ये दूसरी एक और मैं जाते-जाते आपको बताऊँ, ये कुछ दोस्त ये पूछ रहे हैं कि आबिद शेर अली की जो है वो बेगम साहबा वफ़ात पा गई हैं। बड़ा मैं अफ़सोस है इस बात पे, ये 2-3 वाक़यात ऐसे हुए हैं, ज़ुबैर गुल साहब की वालिदा का और ये इनका। तो आबिद शेर अली साहब के बारे में लोग पूछ रहे हैं वापस क्यों नहीं जा रहे? वीज़ा है, उनको क्या प्रॉब्लम है भाईजान वापस जाने, बीवी दे कंधे नु जनाजा ही कंधा ही दे दियो, ठीक है ना जी। लेकिन देखें दौलत इतनी खतरनाक चीज़ है सर, और हुँ। नजायज़ दौलत इतनी देखें। एक मेरे दोस्त हैं वकील साहब हैं, बहुत बड़े नफ़ीस आदमी वकील हैं यहाँ के, उनकी वालिदा फ़ौत हुई, उन्होंने उसी वक़्त मुझे कहा टिकट कितने का आ रहा है? मैंने कहा इतने का, उन्होंने कहा अभी मुझे भेजें, मैंने अभी जाना है, ठीक है ना जी। अब तो 2 ही दौलतमंद हैं, लेकिन वो जायज़ तरीके से कमाई हुई दौलत है ना, माँ के जनाज़े में चले गए। अच्छा अब जी, बात देखें सही।
औरत जो है उसने बीवी के कंधे को, जो साथी होता है, जो जिंदगी का साथी, लेकिन इनकी तो और भी बड़ी साथियां हैं ना। अच्छा, टोपी पहन के ना एक तस्वीर उतरवाई हुई, तुर्की टोपी पहन के, यार मैं हैरान हूँ, ये कौन पहन के जनाब ने अपनी चले बीवी आप को एक बुलाते काम हैं? करते हैं ना, एक काम करते हैं ना, आबद आबद शेर अली के बारे में भी डिटेलें वो सारी जरा इकट्ठी करें आप, तो एक आध प्रोग्राम हम आबद शेर अली में भी कर लेते हैं। ये अभी वो फिलहाल भी अभी इजाजत चाहेंगे हम, क्योंकि वक्त काफी ज्यादा हो गया है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप कमेंट्स में जो सजेशन देते हैं, हम कोशिश करते हैं उन चीजों को साथ साथ कवर करते रहें, और ये आप ही की सजेशन को सामने रखते चीजें सारी सामने आ रही हैं। सारा टब्बर चोर है। के और बारे में नहीं करते। मैंने कहा जरा ये जरा आज इनको जो है ना वो जर्दे की देख खिलाई जाए। चलें चलें, बहरहाल बहरहाल बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।